गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये चहकते महकते चेहरे अच्छी अच्छी खबरों के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हैं। अच्छी खबर इस वजह से बोला है क्योंकि नाजरीन डॉलर हो रहा है सस्ता, कुछ डॉलर सस्ता हो भी गया है और उसके बाद मज़ीद ये उम्मीद की जा रही है कि डॉलर सस्ता होगा। ये तक तो रही अच्छी खबर, लेकिन उसके आगे की स्टोरी ये है कि डॉलर तो सस्ता हो रहा है। एक महीने के अंदर डॉलर की कदर में तकरीबन 20 से 30 रुपए कमी वाक़ई हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाकी जो अशिया खुरनोश है, जो बाकी महंगाई है, जो बाकी चीज़ें हैं, उनमें क्यों नहीं सस्ता अच्छा, हो रहा? फिर सबसे अहम चीज़ पेट्रोल की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि थोड़े दिनों पहले जो निगरान वज़ीर तिजारत हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने ये कहा था, बल्कि ये पेशगोई की थी, प्रिडिक्ट किया था कि जो पेट्रोल जो है ना आइंदा आने वाले हफ्ते में मजीद सस्ता होगा। लेकिन अब ओगरा की जानिब से ये कहा गया है कि इस तरह की कयास आराइयाँ ये सिर्फ रूमर्स हैं। उन्होंने कहा ठीक है डॉलर सस्ता हुआ, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे फ्यूल महंगा भी हो रहा है, तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते। दिस इज़ ऑल बिफोर द टाइम। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने ये बात तो कही है, उसके साथ उन्होंने कहा है कि ऐसी जो पेश गोइयाँ हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो वुज़रा हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ सकता है ना। अच्छा, ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि डॉलर फी बैरल जो है वो तकरीबन $100 का हो चुका है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं तब भी तो हमें उसका रिलीफ नहीं मिलता। अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस पेट्रोल की हाई हो रही है ना, उसकी बात तो समझ आती है, लेकिन जो प्राइसेस जब कम होती हैं तब हमें रिलीफ नहीं मिलता। फिर कहा जाता है कि पेट्रोल और डॉलर ये साथ साथ चलते हैं। अगर डॉलर की कदर में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पेट्रोल तो महंगा होगा, और जब पेट्रोल महंगा होता है उसके साथ ही जितनी आइटम्स हैं, अच्छा, बल्कि अभी महंगा हो रहा होता है, अभी अनाउंस होता है रात 12 बजे से पहले ही तमाम अशिया खुरनोश या जो हमारी बेसिक कमोडिटीज़ हैं सब की कीमतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन जब सस्ता होता है तो उस तरह हमें रिलीफ नहीं मिलता, किराए भी उसी तरह रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उसी तरह अपनी कीमतों पे रहते हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, और जैसे ही पेट्रोल सस्ता होता है तो सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता होता है, उसका हमें बाकी चीज़ों में रिलीफ देखने को नहीं मिलता है। बट अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि इस हफ्ते समरी ओगरा की इरसाल होगी, जब हो तो फ्यूल मज़ीद सस्ता ही हो, क्योंकि 331 रुपये फ़ी लीटर फिदा ये बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा। हम सिर्फ जो दुआएं हैं ना वो मुझे लगता है कि अपनी ज़ात के लिए कम, और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना और जब दुआ मांगते हैं तो कभी पेट्रोल सस्ता होने की अल्लाह से दुआ मांगते हैं, कभी कोई सब्जी सस्ती होने की दुआ, गरीब बंदा करे क्या? मतलब हमारा बस जो चलता है लोग उस दुआ पे नौबत आ चुकी है, और जब फाकों तक नौबत आती है तो फिर ऐसी ही दुआएं होती हैं। लेकिन अल्लाह करे गौहर एजाज साहब की जो बात है, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करे और हम सबकी दुआ कबूल करे, क्योंकि 331 फ़ी लीटर वैसे ही बहुत अनजस्टिफाई है। मजीद महंगा होगा तो बेचारे गरीब आवाम कहाँ जाएंगे। आई होप सो कि अब थोड़ा आवाम को रिलीफ मिले और जो प्राइसेस हैं वो फ्यूल की कम हो। अभी आज के प्रोग्राम में हमने बात कर दी, आज का हमारा जो मोनोलॉग था, लेकिन हाईलाइट्स क्या हैं प्रोग्राम में, मजीद क्या जाके डिस्कशन करेंगे। हाईलाइट्स के साथ साथ हम दूसरी जो अहम चीज़ जो अपने व्यूवर से हम शेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि पूरी सियासत का महवर व मरकज़ सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ज़ात है। लेकिन आप एक चीज़ का अंदाज़ा करें, नवाज शरीफ साहब की शख्सियत का, इनका सियासी वज़न, सियासी असर देखें आप कि वो लंदन में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी पाकिस्तानी सियासत का जो है ना उन्हीं के गिर्द घूम रही है। अच्छा, ये क्रेडिट नवाज शरीफ को नहीं जाता, ये क्रेडिट आई थिंक उनकी बेटी को भी जाता है। मरियम नवाज ने भी बहुत एफर्ट डाली थी। उनके जाने के बाद मरियम नवाज ने जिस तरह से एक पावर शो किया है, नवाज शरीफ के बयानिए को अभी तक जिंदा रखा है। हालांकि उनके भाई थे, पीएम थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मरियम नवाज ने अपने बाप का नाम जिंदा रखा है ना, इस लिहाज से मैं उनको काफी एडमायर करती हूँ। तो मरियम नवाज ने काफी माजी में, लेकिन जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई उसके बाद फिर वो जो नैरेटिव था वोट को इज्जत दो, वो नैरेटिव भी बिल्कुल साइड पे हमें नजर आया, क्योंकि पीडीएम पहले मुझे क्यों निकाला, हाँ उसके, और हालांकि वो बड़ा पॉपुलर नैरेटिव था, बहुत आवाम भी साथ थी। इसी पर बात करने के लिए रहनुमा नून लीग नूरुल हसन तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये बताइएगा सबसे पहले कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं,
किस तरह का इस्तकबाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जरा तैयारियों के हवाले से कुछ प्लीज शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया, और CNN का भी शुक्रिया, और आपका भी, और आपके प्रोड्यूसर का भी। अर्ज ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो मियां नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारियां हैं ये पूरे ज़ोरों से जारी हैं, और इसको हम पूरे पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे जो डिवीजन की सतह के ऊपर जो है इसको मुनज़्ज़म किया है। फिर डिवीजन से वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर आप NA और PP, और फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल। तो यूनियन काउंसिल से जो है ना इंशाल्लाह ताला, और हमने एक अपने अपने एरियाज़ में दौरे किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो मसाली होगा। और सच्ची बात तो ये है ईमानदारी से कि हमने, अगर हम ये माजी करीब में तमाम हुक्मरानों का जायज़ा लें कि किसने किस तरह से, अगर हम 1 मिनट के लिए परवेज़ मुशर्रफ से शुरू कर लें, ये 23 साल अगर आप देख लें, तो इन 23 सालों में जो सबसे बेहतर कारकर्दगी है वो 2013 से लेकर 2018 तक की है। और इसमें जो है ना वो डॉलर भी कंट्रोल में रहा, और इसमें जो है वो प्राइसेस जो है वो भी कंट्रोल में रही। PDM के 16 माह मैं इसलिए नहीं ऐड करता क्योंकि वो PDM के थे और वो क्राइसिस के हैं। मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, इमरान खान को भी अभी इस वक्त, और वो उसमें मैं मुस्लिम लीग नून में ऐड नहीं करता, क्योंकि जब हम मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं, उनके भाई थे तो हम पहले दिन से ये कहते हैं। आशीर्वाद हासिल अच्छा बात सुने ना, बात नहीं, ये आपकी 100% गलत बात है। नहीं, क्या आप अपनी कारकर्दगी और अपने भाई की कारकर्दगी को अपनी कारकर्दगी मान लेंगे? अच्छा, आपका आप छोटा और बड़ा भाई कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का PMLN से कोई ताल्लुक नहीं है सर, आप डिसोन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। Do not take it like this way. The way is we are comparing everybody. I said everybody. उसमें सारे लोग आ जाते हैं, उनमें सब में से बेहतर कारकर्दगी जो है मोहम्मद नवाज शरीफ की है। और हम जो इंसिस्ट करते हैं उस दिन से लेके 2018 में जब इलेक्शन चुराए गए थे कि जनाब आपने ये फैसला गलत किया है, जो भी लेके आए हैं वो आपका फैसला दुरुस्त साबित नहीं हुआ। इसलिए अब हम कहते हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जो बंदा सही चला रहा था उसकी खिदमात का एहतराम करें और उसको चलाने दें। हम कब किसी की मुखालफत कर रहे हैं? हमें तो इस वक्त जो जरूरत है, आप बात कर रहे थे यहाँ पे पेट्रोल की, हम रोते रहते हैं, ये नहीं देखते कि जो जहाँ जितनी की चीज आपने बाहर से खरीदनी है उतनी की आपने आगे बेचनी है। आपका असल मसला डॉलर को कंट्रोल करना है, असल मसला जो डिफरेंस है आपका उसको आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का उसको कम करना है। इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। हम सिर्फ जो है वक्त जाया करते हैं वावेला करके कि जी महंगाई होगी। भाई महंगाई हो गई है तो उसको महंगाई खत्म करने के लिए इकदामात करें। अब देखें कितना अच्छा इस केयर टेकर हुकूमत ने अच्छा इकदाम लिया है कि जो डॉलर माफिया था उसके ऊपर पहले लोगों ने क्यों नहीं डाला, उसके ऊपर कंट्रोल हाथ क्यों नहीं डालना चाहिए था, क्यों लो लाज से काम लिया। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी की चीज से बात कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान में जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया, जो सहूलतकार हैं उनको सजा दे दें और माफियाज को कंट्रोल कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ ने 2013 में जो हालात थे उस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, वो खत्म की और है। लेकिन 16 मंथ्स 16 महीने ये PDM की गवर्नमेंट इख्तिदार में रही है, तमाम पार्टियां थी, तब आपने माफियाज को कंट्रोल क्यों नहीं किया? चले जो सजा मिलनी है 9 मई के कल्प्रिट्स को, वो तो जुडिशरी से मिलनी है। प्लस चौधरी साहब सवाल सुन ले प्लीज, उसके बाद आप फिर जवाब तसल्ली से दीजिएगा। आई वोंट इंटरप्ट यू। बात यह है कि हम लंदन के अंदर जो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, खबरें आपके पास भी होगी, इंटरनेशनल अफेयर जनरल सेक्रेटरी हैं आप, तो क्या खिचड़ी पकड़ी है? कभी शहबाज शरीफ आते हैं, एक दिन के बाद वापस चले जाते हैं, मरियम नवाज चली जाती हैं, नवाज शरीफ गो के वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट्स आ रही है कि वो वापस नहीं आएंगे। चल क्या रहा है असल में?
देखें, दुश्मन जो होता है, जो मुखालफ चाहता है, वो तो चाहता है कि आपका जो अपोनेंट है ना वो फौत ही हो जाए, उसको रहे ही ना मैदान में, ठीक है। तो वो जो आपके मुखालफीन हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फास्ट ट्रैक पे ऊपर खबर पहुंचती है, सेकंडों में, मिनटों में, जो लोग इधर की बात उधर करते हैं, उसमें उसको उस फैक्टर को ध्यान में रखें। तो ये प्रिपरेशन हो रही है, हम कायद के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं, और वो जो है, वो जो चीजें, जो डे टू डे चीजें हैं, उनको डिस्कस करना और इनका वहाँ पे होना जरूरी है, और जाते हैं और वापस आ जाते हैं। और इसके अलावा जो ये बात है, ये कहना कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये तो डेली रूटीन की बात है। और आप जैसे मर्जी किसी के ऊपर इतराज कर दें, जैसे मर्जी आप उसमें से नुक्स निकाल दें। असल सूरत हाल ये है कि हमने पाकिस्तान को सही सिमत में डालना है, और वो सिमत क्या है, वो एट द एंड ऑफ द डे हमने अवाम के पास जाना है, अवाम से आपने डिसीजन लेना है, अवाम ने हुकूमत मुंतखब करनी है, अवाम ने ही आगे जो है देना है। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, बिल्कुल उससे पहले ठीक, चौधरी साहब 10 लाख लोगों के इस्तकबाल के हवाले से कहा जा रहा है, मरियम साहिबा भी कह रही हैं कि 10 लाख लोग होंगे जो नवाज शरीफ साहब का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। सर जो हालात हैं मौजूदा, चौधरी साहब जितनी महंगाई है और फिर जिस तरीके से लोगों को अभी ताज़ा पीडीएम का ये दौरे हुकूमत है वो भी याद है, चैलेंजेस तो होंगे, मुश्किलात तो हैं, इससे तो कोई डिनाइल नहीं किया जा सकता। देखें, आप दलील के तौर पे मैं मियां नवाज शरीफ का 2013 का जो इलेक्शन है वो पेश करता हूँ। उस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या थे? कराची में 80 लोग, 80, 90, 100 के करीब लोग मरते थे, रोजाना मार दिए जाते थे, नाहक खून होता था। अब बॉर्डर की हालत जो है वो क्या थी अपना अफगानिस्तान के साथ, आप देख लें। केपी में क्या था, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने जो डिसाइड किया उसके ऊपर अमल हुआ, जो काम किया और आप मुल्क को रोशन किया, अपना अंधेरे खत्म किए, और फिर उसके बाद अमन अमान कायम किया। पाकिस्तान में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आपका इखलास चाहिए, नियत चाहिए। सर उसी दौर में आप ये मत बोले, उसी दौर में फिर जॉन लीक्स भी आई ना, वो भी फिर एक्सपोज हुआ कि किसने कितना काम किया। देखें साजिश जो है वो अब तो एक्सपोज हो गई है, अब तो आप उसके हक में लुकमा दे रही हैं। डॉन लीक्स जो क्या थी, कुछ भी नहीं था, वो एक ऐसा ड्रामा था जो साबिक लोगों ने रचाया था। आज हम उनको सुबह से शाम तक मुलायम कर रहे हैं, और जो ड्रामा करके वो लेके आए कर रहे हैं सर 2013 से 18, चौधरी साहब वो सुनहरी दौर था, इसमें कोई शक नहीं है। लोड शेडिंग खत्म हुई, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, बिल्कुल। लेकिन चौधरी साहब मेरा एक सवाल ऐड करने, सर मेरा एक सवाल बस, सर एक सवाल ऐड। आपने यूज किया लफ्ज सुनहरी का, मेरी बात सुने। आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग लुकमा डालते हैं, आप कहते हैं कि आपकी मर्जी का जवाब दिया जाए। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस वन। साहब मैंने कोई लुकमा नहीं डाला ना, अपनी मर्जी का आपका जवाब होगा, सवाल हमारा होगा। मैंने आपसे कहा कि मियां नवाज शरीफ का दौर से बेहतर था, आपने उसको सुनहरी कर दिया। आप क्यों ऐसा सही सर, सुनहरी मैं सही वर्ड्स में कह रहा हूं, मैंने कुछ सुनहरी दौर जो होता है उसमें कोई खामी नहीं होती। चौधरी साहब मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं सर, मैं सेकंड कर रहा हूं। दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, महंगाई कम हुई, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं। पता नहीं क्यों आपको टोन लग रहा है। मोटरवेज बनी सर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद जब 16 माह में पीडीएम की गवर्नमेंट आती है, शहबाज शरीफ साहब पीएम होते हैं, और पीएमएलएन जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद थी इस गवर्नमेंट के साथ, थपकी थी उनकी। तो सर अब लोगों को 2013 से 18 का टाइम वो भूल चुके हैं, जो इस 16 माह में हुआ है इसका अब लोग बात करें कि इस पे आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं। पीएमएलएन के पीएम थे आप, आपके भाई है, आपका कप्तान ही और है, उसमें एक पूरी हम जो हुकूमत मांग रहे हैं, हम जो इलेक्शन चाहते हैं, हम मुस्लिम लीग नून अपने आप को पेश कर रही है। हम पीडीएम जो है एक मजमुआ था, उसमें आपकी पूरी मर्जी नहीं चलती, आप दो साथियों को साथ लेके चलते हैं, जबकि हम अपनी कारकर्दगी जो है वो मुस्लिम लीग नून की पेश कर रहे हैं आपके पास। सर पीएम तो शहबाज शरीफ साहब थे, चौधरी साहब पीएम तो शहबाज शरीफ साहब थे ना। देखिए मेरी बात सुने, देखिए आप इसके ऊपर इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं, आप हमारी वो कारकर्दगी को, और फिर ये है कि पीएम शहबाज शरीफ ने क्या मुल्क को दिवालिया होने से नहीं बचाया?
क्या पीएम शहबाज शरीफ ने कामयाब जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरा नहीं किए? क्या आपको सर अवाम दिवालिया हो गई चौधरी साहब, डॉलर देखो कहाँ चला गया सर, फ्यूल कहाँ चला गया चौधरी साहब, अब मुल्क दिवालिया हुआ या नहीं हुआ, लेकिन गरीब आदमी तो दिवालिया हो गया चौधरी क्या साहब। इमरान खान ने ऐलान नहीं किया था ये अगले 3 महीनों में पाकिस्तान खुदा न खास्ता कितना बड़ा नुकसान होगा? किस तरह से बात कर रहा था कि 3 हिस्सों में खुदा न खास्ता उनको उसके मुंह में खाक के हम हो जाएंगे। आप क्या बात करते हैं? बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ ने और PDM की हुकूमत का वाहिद कारनामा ये है कि उन्होंने जिस गिरदाब में इमरान खान ने हमें फंसा दिया था और वो उसके लिए IMF के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं था, कोई मुल्क जो उसके साथ नहीं था, ना सऊदी अरेबिया था, ना कतर था, ना UAE था, ना अमेरिका उसकी बात सुन रहा था। पाकिस्तान को उसने एक ऐसी उसने अंधेरी गली में हमें लाया था कि कोई हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं था। शहबाज शरीफ ने आके इन सब के साथ अपने रिलेशन जो है वो बिल्ड किए हैं। उसमें आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस आप मेरी बात सुने। क्या हमारे मुल्क में ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है हम? भाई हम जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं हम बाहर से खरीदते हैं। लेकिन चौधरी साहब जब PDM की गवर्नमेंट आई थी दावा तो यही करके आई थी ना कि हम महंगाई कम करेंगे। सर अब मसला ये है कि क्या आप नहीं समझते सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप खरी बात करते हैं सर, बस इतना जवाब दे दें। मैं आपके साथ हूं, क्या? हाँ, इस बात के ऊपर मैं आपके साथ हूं। इस बात मैंने देखिए, आप टारगेट बनाते हैं 1 2 3 4, कुछ में से अचीव होते हैं, कुछ उसमें नहीं होते। ये जो महंगाई कंट्रोल करने का टारगेट है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये PDM की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उनका ये कारनामा आप माने और उसको अवाम के पास बात जाने दें इसको कि जी उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। इस कारनामे को आप ये नहीं कर सकते कि जी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। देखिए चौधरी साहब, इस डिबेट में जाएंगे, सुबह का टाइम है, वी डोंट वांट कि आपका भी मूड अपसेट हो, हम अपने व्यूवर्स को भी इस डिबेट में चला दें, पॉलिटिकल शो में चला जाए। मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि अभी आप भी बाहर से ही आए हैं, मुझे ये बताइए नवाज शरीफ की वापसी के साथ कितने लोग लंदन से उनके साथ आएंगे? इसहाक डार तो आ चुके हैं, क्या उनके बेटे आएंगे या अकेले नवाज शरीफ आएंगे, और कौन कौन से लोग आएंगे उनके साथ? देखिए एक मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात कहता हूँ। जब मियां नवाज शरीफ के बेटे पाकिस्तान में कारोबार करते थे, उस वक्त लोगों के दिल में, ज़हन में और पेट में मरोड़ उठते थे कि पाकिस्तान में वो काम क्यों करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को अलहदा करके कहा कि जी आप वहाँ बैरून मुल्क ही काम कर लें, पाकिस्तान में जो है वो आपके सामने है, शुगर मिल का केस और दूसरी मिल का केस और तीसरी मिल का केस। तो उन्होंने अपनी फैमिली को अलहदा किया और खुद पाकिस्तान काम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ किया। तो हम उनकी बात तो करते नहीं हैं। बाकी जो सियासी लोग हैं, जिन लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तमाम लोग मियां नवाज शरीफ के साथ होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है ईमानदारी की कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ की ज़रूरत है, और नवाज शरीफ जो है हमारी डिमांड के ऊपर, बाकी लोग जितने भी जिन्होंने भी ट्राई की है, मैंने पहले अर्ज किया फिर करता हूँ कि सबसे बेहतर कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ की है। तो क्यों ना, जब कौम ये चाहती है कि मोहम्मद नवाज शरीफ उनको लीड करे, कौम ये चाहती है कि उनकी खिदमत करे, कौम ये चाहती है कि तमीर और तरक्की का वही दौर शुरू हो, तो हम और आप कौन होते हैं कि अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात जो हैं उसको अवाम तो उनका इस्तेमाल करने को बेताब पाकिस्तान है, अवाम तो अवाम जो फैसला करेगी, बाहर बैठे थे, अवाम जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा, लेकिन अवाम को फैसला करने तो देना। क्या आपने अवाम को फैसला 2018 में करने दिया? क्यों नहीं करने दिया आपने? क्यों मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया? क्यों आपने उनको नाहक सजा दी? क्यों आपने उनको मुल्क से बाहर भेजने पे मजबूर किया? आप अंदाजा करें कि हम लोग इतने हम इंसाफ के खिलाफ हैं। हम एक बंदे का हक है, उसका हक देना चाहिए। एक लीडर है आपके साथ, दिन और रात उसने आपको एटमी कुव्वत बनाया, आपको रोड दिए बना के, आपको मोटरवेज बना के दिए, आपकी खिदमत की दिन रात, और उन्होंने आप अमन अमान कायम किया। उसको हम जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि नहीं, ये टीम से भी आउट हो जाए, ये अपने जमात की क़यादत से भी आउट हो जाए और ये इंतखाब में हिस्सा भी न लें, और फिर हम और आप बैठ के ये कहें कि जी मियां नवाज शरीफ जो है उसने क्या किया है और उसके
दूसरे साथियों ने क्या किया, आप खेलने तो दें। बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो फैसले होते हैं ना सर, आवाम का रोल होता है ना, इसमें आपका और हमारा होता है। आप लोग भी, ये पावर सेटअप के फैसले होते हैं, किसको बाहर भेजना है, किसको बाहर बुलाना है, किसको किस पार्टी का क़यादत देना है, लेकिन आप उसको एक पॉलिटिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स अप टू यू, बट स्टिल हम 2013 और 18 वाली कारकर्दगी को डिनाइल नहीं करते, लेकिन ये जो अभी 16 माह की गवर्नमेंट आई है इसको भी डिनाइल नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कुछ बातें चौधरी साहब की बिल्कुल ठीक भी थी, कुछ बातें। चलें अब मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आते हैं, उसके बाद ही हालात और पाकिस्तान के अवाम ये तय करेंगे कि वो किसको इस पाकिस्तान का मसीहा समझते हैं, और अल्टीमेटली अवामी ताईद ही साथ होनी चाहिए। अवाम की ताकत से ही जो भी मुंतखब हो, इलेक्शंस हो, अवाम की ताकत से ही आए, और अवाम के पास ये इख्तियार है, क्योंकि पाकिस्तान में ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है, जिसका इस वक्त बुरा हाल है। ब्रेक के बाद हाजिर होती है। जी एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने पहले आप बात कह रही थी कि डॉलर के कम होने से उम्मीद तो है कि फ्यूल की कीमतों में जो है कमी होगी, और अल्लाह करे कमी हो ताकि पाकिस्तान की आवाम को कहीं से तो कोई रिलीफ मिले, कहीं से तो कोई सूखा सांस लें। अच्छा, अभी जिस तरीके से हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने, ख़ासतौर पर आर्मी चीफ साहब ने जब जो इनसे बिजनेसमैन से और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की, और उसके बाद जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ, जो स्मगलर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ, उसके अलावा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, तो उसके बाद से हमने देखा कि डॉलर की कीमत में कमी आई। अब आइंदा आने वाले हालात में पता नहीं मजीद कमी होती है, ये अब मसनूई कमी है या फिर वाकई में आइंदा आने वाले हालात। डॉलर में तकरीबन 14 से 15 रुपए कमी आई है, और जो ब्लैक मार्केट में ये फ़रोख्त हो रहा था, ओपन मार्केट में भी ये जो फ़रोख्त हो रहा था उसमें तकरीबन 40 रुपए कमी आई है। लेकिन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि आप ये देखिए कि डॉलर में कमी आने के बावजूद क्या महंगाई में कमी आई है? पहले तो ये कहा जाता था कि हर चीज़ की कीमत बढ़ी है क्योंकि डॉलर बहुत एक्सपेंस हो रहा है, डॉलर बहुत महंगा हो रहा है, रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट आ रही है, रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट आ रही है। मतलब आप और मैं, आम लोग यही सुनते थे। आप कहीं कोई बाहर मार्केट से कोई चीज़ लेने जाएं, आपको पता है कितनी महंगाई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, डॉलर कहाँ चला गया है। ये आम डायलॉग्स हैं जो कि आप सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब डॉलर में कमी होती है और डॉलर की कदर नीचे आती है, कोई ये नहीं कहता कि ये जो मग था, ये जो कप था, जो आपको पहले 100 रुपये का मिल रहा था, अब डॉलर में कुछ कमी वाक़या हुई है तो शायद इसलिए 20 रुपये कुछ कम हो जाए, या अब आप 80 रुपये में आपको मिलना हो जाए। ऐसा नहीं नज़र आ रहा आपको। जो सब्जियां हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती, ज़राई मुल्क है, इस ज़मीन पर हम उगाते हैं, और आपको वो सब्जियां भी अगर डॉलर के रेट से मिलेंगी तो फिर डॉलर के रेट में अगर कमी आ रही है तो फिर वो सब्जियां भी थोड़ी महंगी कर दें। एग्जैक्टली, इसी पर बात करते हैं। मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, डॉलर जब भी हमारे मुल्क में महंगाई होती है, किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, तो ये कहा जाता है क्योंकि डॉलर महंगा हुआ है उसकी वजह से महंगाई हो रही है, और ग्लोबली बात भी बिल्कुल ठीक है। अब सर, डॉलर अगर सस्ता हुआ है तो आपको क्या लगता है क्यों महंगाई कम नहीं हो रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि डॉलर मजीद नीचे आएगा, या फिर ये जो अब कुछ कीमतों में कमी हुई है डॉलर की, ये बड़ी मसनूई आर्टिफिशियल सी कमी है, दोबारा से इसके बढ़ने का खतरा है? नहीं, इंशाल्लाह दोबारा नहीं बढ़ने देंगे, और ये परमानेंट मुस्तकिल बुनियादों पर इसका मसले को हल किया गया है। और ये मैं समझो जो आप फरमा रहे थे बिल्कुल जो आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है, और सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने ये मैनेजमेंट को, गुड गवर्नेंस बेहतर की, इंतजामी मामला को अपने हाथ में लिया और उनको चेक एंड बैलेंस रखा, जिसका क्रैकडाउन की वजह से कामयाब रहा। और डॉलर का रेट 330 से कम हो गए, 209 पे आ गए। तो जो यहाँ तक ये बात है कि महंगाई तो नहीं, जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई तो फौरन उसी दिन हो जाती है, जब गिरते हैं फिर कोई महंगाई कम करने का नाम नहीं लेता। और उसकी वजह 2 वजह होती है, क्योंकि इस वक्त हर चीज़ हमारी इम्पोर्ट हो रही है, और अभी जैसे इंटर बैंक पे 20 रुपये गिरा है, तो ये इसका मतलब 7% कीमतें कम होनी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन वो जो इम्पोर्टर है वो कहते हैं हमारी तो LC पहले जो है वो तो 308 की खुली गई, और 3 महीने बाद अगर ये रेट बरकरार रहता है फिर अगली LC में हम 2-3 महीने बाद अपना रेट कम कर देंगे।
तो ये थोड़े से होते हैं कि इनको साइकिल इतना लंबा होता है और उसकी वजह से। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाई। पहले और क्या होता था, मुझे स्टेट सतह पे प्राइस कमेटी होती थी जो उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करके, जैसे अभी देखो ना आप जो है ऑयल की कीमत 15 दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट होता है आप उसके साथ तय करते हैं। बाकी चीज़ों को भी यही कमेटी बना दें जो कि 15 दिन में जो भी इंटरनेशनल मार्केट है वो करंट रेट से जो उसको मल्टीप्लाई करें तो वही रेट बनता है। अभी तक इस हिसाब से अगर होता है तो आपसे बोला 6 सितंबर के पास गिरना शुरू हुआ है, 15 दिन के बाद कुछ न कुछ तो वो लोग चलो 7% 2% भी रिलीफ देते तो लोग खुश हो जाते। मलिक साहब, अब ये बताइएगा, ये जो करेंसी एक्सचेंजर्स हैं, आप तो माशाल्लाह बड़े स्टेक होल्डर हैं, ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो डॉलर जिन्होंने इस तरह इतना जमा करके रखा हुआ था, अब KPK में जिस तरीके से बड़े स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि यही हल है डॉलर को नीचे लाने का, या मज़ीद क्या इकदाम ऐसे करने चाहिए जो रुपए की कदर मुस्तहकम हो सके, जिससे वो डॉलर जो है मज़ीद नीचे आ सके? देखो यही इसके जिम्मेदार तो हम सब है, न पब्लिक इससे बड़ी जिम्मे है, ना ही कौम मैनेजमेंट जिम्मे है, ना ही बिजनेसमैन जिम्मे। सारे डॉलर होल्डिंग करते रहे, जिसके पास 1 लाख, हम क्योंकि हमारे पास वो लोग भी खरीदने आ रहे थे जिनके पास 1 लाख रुपये, मतलब इतने यानी पहले कभी ऐसे नहीं, अमूमन वो लोग दायरे में सरमायाकारी करते थे जिनके पास 20 लाख 50 लाख इस तरह होते थे। तो अब लोगों को जो ये ऐसी लत पड़ी है, ये जो डॉलर बढ़ा है मुसलसल, आप देखें ना 2008 से ये 60 रुपये से बढ़ते बढ़ते 360 तक चला गया। तो ऐसा कौन सा कारोबार है जो इतना बढ़ जाए? तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने रुपये को अपनी तरजीह नहीं दी, अपने नज़रों में खुद ही गिरा दिया। दुनिया इसको क्यों इसकी कदर करे, हम खुद अपने रुपये की कदर नहीं कर रहे। तो ये इसके बाद 2 ही रास्ते होते हैं, करप्शन के नासूर इतना फैल चुके हैं, समझे हमारे खून में शामिल हो चुके हैं। अगले दिन मेरी एक मीटिंग में बात हो रही थी किसी बड़े आला अफसर से, तो वो कह रहे थे, हालांकि वो बड़े ईमानदार अफसर थे, बोला जी हम आपको क्या बताएं, हमारी साइकोलॉजी इतनी चेंज हो चुकी है कि जब तक किसी का पैसे ना कोई पकड़े उसको यकीन नहीं आता कि उसका काम हो जाएगा। हालांकि वो बगैर का ऐसे अफसर हैं जो बगैर पैसे के भी काम करते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती कह सकते हैं इसको। तो हमें जो है इस सिलसिले को, करप्शन को ख़त्म करना होगा। जितनी भी जड़ करप्शन है, अब जितनी भी स्मगलिंग होती है वो करप्शन की वजह से होती है। जितने भी इसमें हमारे उसके मुहाफ़िज़ हैं जो उसके दूसरे लोग, सर आप चेयरमैन हैं, आप चेयरमैन हैं मलिक साहब, आप चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज के, तो आप ये देखिए एज अ चेयरमैन आप पर भी तो जिम्मेदारी होती है ना कि आप कुछ मैकेनिज्म बनाए, कुछ चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अफगानिस्तान में जब डॉलर स्मगल हो रहा था तब किसी को पॉलिसी याद नहीं आई, ना गवर्नमेंट एक्शन में आई, ना कोई प्लान बनाया गया, उसके बाद एकदम से क्रैकडाउन किया गया। और ये वक्ती तौर पर है, कितनी देर तक कंट्रोल कर लेंगे, दोबारा से वो सरगर्म हो जाएंगे और उसके बाद डॉलर की प्राइस दोबारा इंक्रीज कर जाएगी। देखो मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने इस चीज़ को हाईलाइट की थी तमाम में, आपको तमाम मीडिया में भी आया था कि इस वक्त हमारी मैशत जो खतरा है वो अफगान ट्रेड की वजह से, क्योंकि हमारे उनके पास इकोनॉमिक सक्शन है और हमें इसको फौरी तौर पे डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में और वाटर ट्रेड में करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरी बात को किसी ने नहीं सुना, उम्मीद भी नहीं थी, बल्कि मैंने डार साहब से मीटिंग की, उससे पहले मतलब स्मेल साहब से की, जितने भी स्टेक होल्डर थे सबको कहा जी इसको चेंज करें, पूरी दुनिया में यही होता है। तो वाटर ट्रेड का तो वैसे भी स्वैप करेंसी का पूरा हर मुल्क 35 कंट्री इस वक्त अपनी लोकल करेंसी में कर रहे हैं। हमें भी बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए वाटर ट्रेड, बिल्कुल वाटर ट्रेड और या स्वैप, यानी उस मुल्क की करेंसी हम लें, हमारी करेंसी वो लें, तो उसके एलसी के जरिए काम हो, तो ये डॉलर की डिमांड खत्म हो। अब डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा थी, जो ही देखो स्मगलिंग खत्म हुई और डॉलर वाटर सील हुए और डॉलर एकदम नीचे आ गया। मैं मलिक साहब से ये जानना चाह रही हूँ आपसे, ये जो क्रैकडाउन हुआ है इसका असर कितनी देर तक रहेगा? 2 महीने 3 महीने? और उनसे अगर कोई जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में मालियत में कोई नहीं पकड़ा गया है, जो छोटे स्मगलर्स हैं जो इस तरह इस करेंसी होल्ड करके बैठे हैं, किसी के पास 5,000 थे, किसी के पास 10,000 थे, तो फिर ये कितनी देर तक 5-5-10,000 करके उन्होंने पैसे तो काफ़ी इकट्ठे कर लिए, वो स्मगलर्स दोबारा से सरगर्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद? ये लास्ट जैसे को बताया, जो ब्लैक मार्केट वाले अंडरग्राउंड होते अब दोबारा जितनी भी बड़ी कंपनी की मार्केटें हैं, बड़ी शॉप है, उनके बाहर खड़े हो गए हैं और लोगों को घेर घेर के जा रहे हैं। इसकी हमने हाईलाइट किया था और आर्मी चीफ से अपील की थी और हमारी अपील पे उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया, लॉ एनफोर्समेंट उन्होंने लोगों को पकड़ा, लेकिन उनकी जरूरत हमने तो हैरान हो रहा हूँ। मैंने कल भी बताया कि उनको पास
जो शेयरिंग करे इंटेलिजेंट तरीके। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि उन्होंने दिमाग से काम लेना है, डंडे से काम नहीं लेना। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप बड़े मगरमच्छों को पकड़े, जैसे आपने कहा है, सही कहा आपने। ये छोटे छोटे लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ के करेंसी तब्दील करा के आ रहे थे, उनको भी पकड़ डाल लिया गया। उन्होंने कहा जी हमारे तो पेटा पैसा होते हैं, आपको चेंज कराने जा रहे, बोले नहीं तुम स्मगलर हो। ये भी मैंने उनके नोटिस में चीज लाई है। और ऐसे लोगों के आपने मीडिया ट्रायल हो रहा है, आपने देखा जिन लोगों ने उसकी ज्यादा खरीदे उनके घरों में छापे मारे जाएंगे। इसका मतलब ये मैसेज दे रहे हैं कि कभी भी बुक पे कोई काम नहीं करे, आउट ऑफ बुक ही करे, यानी ब्लैक मार्केट से काम करे। जिससे तो लोग बड़े डिसार्ड हुए। और हमारा जो पिछले 15-20 मिलियन हमारे लोग थे मर गए, पिछले 2-3 दिन से बहुत कम हो गए। 50% हमारे आएंगे। अगर हम बदली कराने आएंगे रस्ते में ये पकड़ लेगी तो हम क्या करें? वो तो किसी की सुनती नहीं है। इसके लिए मैं DGF ये मोहसिन भट्ट साहब से रिक्वेस्ट भी की थी, मैंने बात की थी उनसे कि आप कोई पोर्टल बना दें और तो हमारे लोगों के घरों में जिनके पास पैसे हैं अगर वो तब्दील कराने जा रहे हैं तो उसमें पोर्टल को रजिस्टर है, उनको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए और एक कंप्लेन नंबर दे, कोई उन्हें तंग बता सके, ताकि लोगों को इज्जत से पेश आए, उनको एक मुजरमना बना के पेश करें, तभी जाके लोगों के इत्मीनान हम बहा सकते हैं। वरना तो आर्मी साहब जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनकी तमाम ऑपरेशन को नाकाम बना देंगे। और जो ये जज्बे आर्मी चीफ के लिए मोहब्बत में उसको नफरत में बदली। अच्छा मलिक साहब, एक तो ये भी तो मसला है ना कि जब भी कार्रवाई शुरू होती है किसी भी ग्रुप के खिलाफ, चाहे डॉलर्स के हवाले से हो, मनी एक्सचेंजर्स के खिलाफ हो, या कोई भी लोग हो, सियासतदान हो, ताजिर हो, कोई ऐसा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि मीडिया ट्रायल शुरू हो रहा है। ठीक है, बाज़ दफ़ा कुछ ज़्यादती भी हो जाती है, लेकिन सर हमने वाज़े फ़र्क देखा है कि इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स से जब कार्रवाई हुई है तो आप देखें कि कितना फ़र्क पड़ा है। इवन के अफ़गानिस्तान तक इससे मुतासिर हुआ है। तो ये तो अपनी जगह हकीकत है। और दूसरा सर ये बताइएगा, अब आपको क्या लग रहा है कि 2023 के इख्तिताम तक डॉलर कहाँ स्टैंड करेगा? मज़ीद इसमें कमी आएगी या आप समझते हैं ये बड़ी एक कॉस्मेटिक सी कमी है, दोबारा से फिर बढ़ सकता है? नहीं, रियल कमी आ रही है और रियल वैल्यू भी पाकिस्तान की क्या नहीं कह रहा। ब्लूमबर्ग में बहुत अंडर वैल्यू की रियल वैल्यू उसने तो 240 की है। और आप देख लें 240 अब जाने ही जाने, ये तो आर्टिफिशियली ये चीजें और हमारी मिसमैनेजमेंट थी जिसकी वजह से स्मगलिंग हो रही थी। और स्मगलिंग जब बंद हुई है तो हर चीज बंद हो गई। और इसके लिए मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि जब हुंडी हवाला ऑपरेटर को ये ब्लैक मार्केट को FIR जब आप काटते हैं तो उसको पकड़ते कारेंगे को, लेकिन उसको नहीं पकड़ते जो पैसे अरबों डॉलर पाकिस्तान के बाहर लेते और बाहर ले डाले, उनको भी तो पकड़े ना। उनके नाम क्यों नहीं डालते? उनसे डरते हैं, ये बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम अलग इनको पता है, लेकिन जानबूझ के तो केस ही नहीं बनता। 500 FIR कटी, एक केस साबित नहीं होता। मलिक साहब, गरीब लोगों के पास तो डॉलर्स है नहीं, सफेद पोश तो बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। जिनके बिजनेसेस हैं, बड़े कारोबार है, जिनके लिंक्स भी फिर बड़े बड़े हैं, जिनके हाथ भी फिर लंबे हैं, वो उन्हीं के पास डॉलर्स हैं, तो फिर उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए? बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है उसमें सूरत है कि दो इंतहाएं हैं। एक तबका बहुत ही ज़्यादा अमीर है, एक तबका बहुत ही ज़्यादा गरीब है। लेकिन इस गरीब आवाम है ना, उसका बोझ अगर किसी को बर्दाश्त करना है तो वो गवर्नमेंट के बाद इस अशराफिया के तबके को बर्दाश्त करना है, क्योंकि उसके बगैर तवाज़ुन बरकरार नहीं रह सकता है। उसके बगैर तवाज़ुन मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब अल्लाह करे इस तरह मलिक साहब कह रहे हैं ना, वाकई में डॉलर मज़ीद कम आए, कम हो और इसका असर भी पड़े। ये नहीं है कि डॉलर कम हो, बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, बाकी जो अशिया खुरो-नोश उनकी कीमतें वैसे ही रहें। इसका फ़ायदा तभी होगा कि जब एक गरीब आदमी, एक आम शख्स परचून या करियाने की दुकान पर जाएगा और उसको वाज़े कीमतों में फ़र्क नज़र आएगा कि कल मैंने अगर ऑयल 600 का लिया था तो आज 500 का मिला, तो तभी इसका फ़ायदा, इसका ऑटोमेटिकली कि वो हो जाता है। और नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपसे मुलाकात है। ब्रेक के बाद खुशामदीद और मुबारक हो कराची वालों, आप दोबारा से दुनिया के आलूदा तरीन शहर में नंबर 1 पर आ चुके हैं। क्योंकि मुबारकबाद देने की क्या बात है? इसमें मुबारकबाद देने वाली ये बात है कि क्या करें, आवाम बेचारी इस चीज़ को भी सेलिब्रेट ही कर सकते हैं। चलिए और किसी चीज़ में नहीं तो हम डस्ट और पोल्यूशन में ही टॉप पर आ गए हैं। वैसे हमारे यहाँ पर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कुछ देर के लिए किसी अच्छी जगह पर बैठे ना, किसी अच्छी जगह पर क्या हर जगह पर ही डस्ट होगा,
आपको हवा के अंदर लिटरली सनलाइट में वो जो ऐसे रेज आएंगी ना, जब रेज आएंगी तो आप देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर, आप उसके अंदर ब्लैक पता नहीं क्या मटेरियल, आप एक पानी को कुछ टाइम के लिए एक घंटे के लिए किसी जगह पर छोड़ दे, उस पानी के बाद आप देखिएगा उसकी पूरी ऊपर वाली लेयर में इतना डस्ट आया होगा। लेकिन आपको पता है इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या है? मज़े की बात इससे ज़्यादा ये है कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, जितनी भी हुकूमतें रही हैं, किसी एक की प्रायोरिटीज़ में ही नहीं है क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया में बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, दुनिया सर जोड़कर बैठी हुई है। जो क्लाइमेट चेंज है, ये ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वॉलंटरी सुनामी मंसूबा लेकर आए थे वो लेकर भी इसी वजह से उसकी एक कड़ी थी। लेकिन आप देखें ना कि वो भी पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका, वो भी अपने किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा। पूरी दुनिया इसको संजीदगी से गौर कर रही है। इसका बराह रास्त ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक हमारे आने वाली जनरेशन से है, लेकिन हमारे यहाँ प्रायोरिटीज ही नहीं है। सियासत से ही हम अपने उससे बाहर नहीं निकल रहे। सियासत की बात नहीं है, हमारे अपने घरों में भी हम देख लें, कौन अपने घर में प्लांटिंग करता है? अपने घर को ही आप स्टार्ट करें, अगर छोटा सा कोई गैराज है वहाँ पर करें, गेट के बाहर अगर थोड़ा गार्डनिंग कर दे, मतलब उससे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट है डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अभी मैं देख रही हूँ फुटेज में आप तो बड़ी पुरफजा हवा में बैठे हैं, पीछे जो है वो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, पत्ते लहलहा रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, पत्ते लहलहा रहे हैं। डॉक्टर साहब तो बड़े मजे के एनवायरनमेंट में बैठे हैं। कहाँ कराची आलूदा तरीन दुनिया के शहरों में आ गया और आप इतनी पुरफजा माहौल में कैसे? डेजर्ट के अंदर बैठे हैं जिसको मैं मेरे फार्म के ऊपर आया हूँ, जंग एरिया है ये, तो नेचर के करीब तरीन है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। मैं नेचर के करीब मैं कराची में आपको कौन सी ऐसी जगह नजर आ गई? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर, जो पहले अभी कुछ ही देर में कभी लाहौर और कभी कराची और कभी दिल्ली, इन 3 शहरों की लड़ाई होगी नंबर 1 पर आने के लिए? ठीक है जी, कम से कम क्रिकेट में तो हम नहीं आ रहे, तो इसमें एक एरिया चलो कहीं ना कहीं तो हम आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले जो है ना 8-10 साल की जो रैंकिंग्स है ना, कंसिस्टेंटली हम ये पहली 5 स्पॉट्स जो है ना, लाहौर की और कराची की, ये पाकिस्तान के पास ही रहती हैं। पिछले साल जो है वो सऊदी अरेबिया था, सऊदी अरेबिया वो भी एक मेन पोल्यूटर बनता है, लेकिन हम जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर ना पाकिस्तान हमेशा जो है ना या लाहौर हो जाता है या कराची हो जाता है। तो आई थिंक ये इंतहाई गंभीर सिचुएशन है। हम इसको नोट भी करते हैं, इसके ऊपर डेटा भी देते हैं कि जी 300 एवरेज होती है इंडेक्स जो है क्वालिटी इंडेक्स, और हमारी 500 है। हम मतलब ना जहाँ तक ज़बानी जमा खर्च है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका सदेबाब के लिए कोई भी खातिर खा जो है ना मेरे नहीं ख्याल जो है ना हमने किसी नौयत का। सर मसला कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है? हमें इस चीज़ की अहमियत की रियलाइजेशन ही नहीं है, या ये हमारी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है, या फिर आप समझते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे हुकूमती लोग हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, इसकी संगीनी का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये बराह रास्त हमारी नस्लों का इससे बका का मामला है उनकी? मेरा ख्याल जोन सा है जी, इसको थोड़ा सा इनको अंदाज़ा तो है ये क्या कुछ है। इनकी प्रायोरिटीज़ टोटली डिफरेंट है। इनकी प्रायोरिटीज़ कभी डॉलर की तरफ चली जाती है, कभी जो है ना तेल की कीमत बढ़ाने में चले जाते हैं। ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरफ कोशिश करते हैं जिसके लिए प्रोफेशनली ये सूटेड नहीं है। तो ये इनकी प्रायोरिटीज इधर हैं। क्लाइमेट चेंज या ये जो है ना उसको कहते हैं, लास्ट ईयर आपने देखा था क्या हुआ है, जो 2022 वाला फ्लड था। इस साल आपके सामने क्या हो रहा है, ये सतलुज के ऊपर क्या हो रहा है। अभी लीबिया में आपको पता है 10 दिन पहले जो है ना जहन्नम बन गया। लीबिया 15-20 हज़ार बंदा जो है क्लेम कर रहा है जी मैंने लूज किया। तो ये पूरी दुनिया की जो है तवज्जो है ना जी, वो तो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर और किसी प्रॉब्लम पर नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो सी ना ये लिप सर्विस की हद तक तो ये ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है इसके ऊपर कोई ऐसी संजीदा गौर है, या अगर कोई हमें पैसे दे दे खुदा वास्ता हमारे साथ करना चाहे, उस वक्त हम बहुत शोर मचाते हैं, खा वो गुटियारस हो खा कोई और हो, हम जाकर वो अपना बेगिंग बोल सा ले लेते हैं कि जी हमें पैसे दे दें पैसे दे दें। उस टाइप की अप्रोच है। सीरियसनेस जो है ना वो सीरियसनेस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ब्लेम करना, मेरा तो अब हुकूमत से शिकवा करने को भी दिल नहीं करता। इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या ऐसी इनिशिएटिव्स कर सकते हैं, घर में इनफरादी तौर पर कौन शख्स कर सकता है कि कुछ तो एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाया जा सके? और सबसे ज़्यादा हमारे नाज़रीन को ये गाइड कीजिए कि
पोल्यूशन, हम ऐसी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द माहौल ज़्यादा ख़राब होता है, जिसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा आते हैं एयर में? देखिए नहीं, कराची, मैं स्पेसिफिकली कराची की तरफ से बात करता हूँ। 4-5 चीज़ें आपके यहाँ। पहले तो आपकी वाटर की पोल्यूशन आती है, बड़ी सीवियर किस्म की है, जो कंटेमिनेटेड वाटर है, वो उसके साथ ही ये लिंक करता है। दूसरी जो सी है एयर पोल्यूशन है, इसके अंदर फ्यूल की बर्निंग जो सी है वो एक मेन चीज़ है। देन आपकी जितनी इंडस्ट्री है ना जी, सबसे बड़ा पोल्यूटर जो है आपकी इंडस्ट्री में से आते हैं। आप टायर जलाते हैं, ये जो आप सूट की बात, उसको अंग्रेजी में सूट कहते हैं, जो होता है ना काला नहीं, उसको कहते हैं जी रंग हो जाता है, उसको कहते हैं मुंह पर भी आ जाता है, ये सूट है। दूसरा आपने ऐसे किया हुआ कि आपने सारे कराची को जो सा ना एक सीमेंट का हीट आइलैंड बना लिया हुआ है। हीट सारी ट्रैप होती। ग्रीनरी नाम की तो चीज मैंने तो कराची में कभी नहीं देखी, कोई इक्का दुक्का जो सा आप देख लें। मैंग्रोव आपने अपने काट लिए हुए, कुछ एफर्ट्स किए भी हैं वो आपने काट लिए। तो जो इंडिविजुअल लेवल पर हम कर सकते हैं ना, वो अपनी एनवायरनमेंट भी हमें फॉलो करना चाहिए। जो जापानीज मॉडल है उनका, किसी घर में आप चले जाएं, खा घर छोटा है खा घर बड़ा है, उन्होंने उसके गिर्द पौधे जो से ना इंडोर्स भी मैक्सिमम रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा पौधे वो अपने इंडोर्स में रखते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी सब्जी के लिए जो ये रोज शोर होता है कि जी टमाटर, किचन गार्डनिंग का बहुत ज्यादा वहाँ पे इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा। तो ग्रीनरी की तरफ जो है जी तवज्जो पब्लिक लेवल पर भी करें और जो है इंडिविजुअल लेवल पर भी करें। दूसरा मेरा ख्याल मास्किंग, अब जो है कराची के तो हर बंदे को मेरा तो ख्याल है मास्क पहनना चाहिए। जो हालात बन रहे हैं ना जी, लाहौर के और कराची के जो लोग हैं ना, ये दोबारा मास्क की तरफ आ जाएं। कोविड की वजह से नहीं है, ये सिर्फ अपने फेफड़ों को बचाने के लिए जो है मास्क की तरफ आ जाएं, बच्चों के अंदर खास तौर पर। इससे हमारी जो सी लाइफ स्पैन तकरीबन है 8 साल जो है ना कम हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन सर हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला इन सबको जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है वो तो बिल्कुल है सर, हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में ये फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जहाँ पे इतनी जहरीली गैसेस होती हैं, कोई पूछने वाले नहीं है। दुनिया भर में रेजिडेंशियल एरिया अलग से होता है जहाँ पे ये फैक्ट्रीज लगती हैं, वही जहरीला धुआं सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में जाता है। फिर उसके बाद सर हमारे यहाँ गाड़ियों का आप देखें, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मूव कर चुकी है, वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ सर वही बदबूदार गाड़ियाँ, ना उनके मेंटेनेंस का लेवल, उनके अंदर फिर एलपीजी की वो गैस सिलेंडर्स होते हैं, धमाके से फटते भी हैं, वही जहरीला धुआं। तो सर हमारे यहाँ तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ना, किसी एक चीज़ पे रख के हम कैसे अपने अच्छे फ्यूचर की कोई तवक्को कर सकते हैं? देखिए नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ डेवलपमेंट है ना, किसी डेवलप्ड कंट्री को दुनिया में ले लें, वहाँ पर 80 to 85% जो सी है ना पॉपुलेशन, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है और वो हाई क्वालिटी होती है। जैसे अब लाहौर के अंदर कुछ ना कुछ जो सी ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी आ गई, इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर भी है। कराची शुड गो फॉर मास ट्रांजिट की तरफ जाएं। आप ये निकालें जो से ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो से रिक्शाज हैं, ये डीजल लेडन जो सी धुआंधार किस्म की गाड़ी है ना, उसको जो सा ना इसको इस्तेमाल कम से कम कर दें। सेकेंडली जो मैं समझता हूँ कि एक जरूरी चीज जो मैं आपको कह दूँ वो है पूलिंग। अभी ये एक रिवाज सा बना हुआ है कि एक बच्चा जो है एक गाड़ी के अंदर जा रहा है, आपने मैक्सिमम किया वो इसको जो सी ना रिसोर्सेज को पूल कर रहे हैं बच्चों के लिए, खास तौर पर बच्चों के लिए। आप जो सी ना इसके लिए कहीं दुनिया में चले ना, बच्चों के लिए अलग किस्म की बस है और वो जो सी ना ग्रीन बस होगी। एग्जैक्टली, वो पूरा फुली इक्विप्ड, वो बेहतर होगी। डॉक्टर साहब हमें ब्रेक की तरफ जाना है, आप नेचर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप सो कि हम इनिशियल लेवल पर कुछ, इंडिविजुअल लेवल पर कुछ एफर्ट्स कर सके। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। हुआ ये है कि अभी आपको पता है कि वेडिंग सीज़न आने वाला है, जैसे विंटर्स आती हैं उसके साथ साथ वेडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इतनी महंगाई में आप ये सोचें कि चाहे वो बेटी की तरफ हो चाहे वो बेटे की तरफ से हो, जब शादी होगी तो ख़र्चा तो दोनों घर वालों का होगा ना। कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन ज़्यादा मुश्किलात आती हैं लड़की घर वालों को, जिसको जहेज़ भी बनाना होता है, मेहमानों की खातिर तवाज़ो भी करनी होती है। मतलब सिंपल एक बिल्कुल सीधी सादी सी, अगर आप ये देखिए कि अगर आपने शादी करनी है जिसमें कोई बहुत धूम धड़का नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी बेटी को जहेज़ देना है और उसके साथ जो मेहमान आएंगे उनको खाने के लिए अच्छा कुछ देना है, आप उसके लिए भी आपको तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए चाहिए हैं। वो कैसे कि अगर आपने फर्नीचर इकट्ठा करना है, बेड, एक सोफ़ा सेट, जहाँ जो उसके रूम को पूरा डेकोर करने के लिए, आज से फिदा वो भी लाखों का सामान है। आज से 1 साल पहले जिस सादा सी शादी का बजट 6 से 8 लाख था ना,
अब वो 15 से 20 लाख पे पहुंच चुका है। अच्छा, मुझे एक ये चीज़ समझ नहीं आती है, मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई। हम लोगों ने ना कुछ चीज़ों में जानबूझ के अनाव का मसला बनाया होता है। मसलन शादी मैंने करनी है, यानी कि हमने शादी करनी है, अगर मुकम्मल धूमधाम से करनी है, खाने का मेन्यू भी जो है ना 1 डिश से ज़्यादा हो और खाने में मटन भी हो, बेशक उसके लिए हमें कर्ज लेना पड़े, हम लोग मकरूज हो जाते हैं। स्टेटस अपना बरकरार रखना है, नाक कट जाएगी। अक्सर ये लफ्ज हमें सुनते हैं जी, नाक कट जाएगी। 2100 रुपए किलो का अगर मटन है और आपने वो मटन पकाना है, फिर आप ये देखिए, और स्पेशली ज़्यादा जो होता है ना वो लड़की के घर वालों को होता है कि कोई महरूमी ना रह जाए, हमारी बेटी को कोई ताना ना दे दे, इस किस्म के डायलॉग्स होते हैं। ये जो खुद साख्ता हमने अनाएं बनाई हुई है ना, उन्हीं अनाओं के इज्जतों के हसान नाक कट जाएगी तो नाक कट जाएगी, फिर सारी उम्र आप लोग हम लोग उसके कर्ज उतारते रहते हैं। फर्नीचर और ये चीज़ें, जहेज़ ठीक है, ये जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर अब भी चल रहा है। कितने ऐसे वजह हालात हैं, लोग बेचारे माँ बाप अपनी बेटियों की इज्जतों की खातिर जहेज़ बनाते हैं, और कितनी ऐसी लड़कियां घरों में बैठी हैं, उनके सरों में सफ़ेद बाल, चांदी के तार आ चुके हैं। सिर्फ वजह यह है कि शादी करने की सकत ही नहीं है, जहेज़ मुंह खोल के मांग लिया जाता है लड़के वालों की तरफ से। तो इन हालात के अंदर शादी करना इंतहा का मुश्किल हो चुका है। ये डीलिंग होती है, एक बिजनेस डीलिंग की तरह होता है। अगर आप जहेज़ दे रहे हैं और फिर उसके बाद क्या जिससे भी शादी कर रहे हैं, क्या मर्द वो इतने भी काबिल नहीं है कि वो अपने घर में अपने रूम को डेकोर कर सके, तो फिर आप उसको बेटी दे क्यों रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। और फिर उसके बाद मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी क्या इतनी अक्ल उनको आ गई है, क्या वो इस चीज को अभी भी खत्म नहीं कर सकते? क्या वो अभी भी नहीं कह सकते कि जहेज़ नहीं चाहिए? आप देखें कि लड़की की बेटी जो है वो, ये लड़की की जो माँ है वो ये चाहेगी, कोई भी बाप हो या माँ बाप, वो ये चाहेंगे कि जहेज़ वगैरह ना डिमांड किया जाए, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब अपने बेटे की शादी होती है तो फिर वही माँ बाप जो अपनी बेटी की दफ़ा ये नापसंद करते हैं, तो वो फिर दूसरी की बेटी की दफ़ा चाहते हैं कि वो जहेज़ भी साथ लेकर आए। ये जो खुद से अनाएं बनाई हुई हैं, हालांकि आपका जितना बजट है अपने बजट के हिसाब से सादगी भी कर सकते हैं ना, सादगी से आप शादी करें। ये अनाओं के चक्कर में नाक कट जाएगी, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फैमिली वाले, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, तो इन्हीं चीज़ के चक्कर में जो है ना हम लोग अपने आप को हलाकत में डालते हैं। शादी किस तरह से की जा सकती है और किस तरह से आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर बात होगी। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी ख़वातीन ने हमेशा जब जब उनको मौका मिला है अपना लोहा मनवाने का, अपनी सलाहियतें दिखाने का, उन्होंने ये चीज़ तो साबित की है कि जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं वो किसी से कम नहीं हैं। ये अक्सर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सिनफ़े नाजुक। सिनफ़े नाजुक ठीक है, सिनफ़े नाजुक है, लेकिन इसी सिनफ़े नाजुक ने चाँद पर कमंद भी डाला है, इसी सिनफ़े नाजुक ने जहाज़ भी उड़ाए हैं, इसी सिनफ़े नाजुक ने बड़ी बड़ी बुलंदोबांग चोटियां भी सर की हैं। और वाकई में, और हमारी ख़वातीन ने यह साबित किया है कि अगर इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाए, घर की तरफ से थोड़ा सा इनको बैकअप किया जाए, थोड़ी सी इनको क्या कहते हैं, इनको ज़रा सपोर्ट दी जाए, थोड़ा सा इनको इंकरेज किया जाए, तो हमारी ख़वातीन यकीनन बिला मुबालगा मर्दों से कम क्या, बल्कि मेरा कहना मर्दों से ज़्यादा ही काबिल है। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, और ऐसी बाहिम्मत, जैसे वजाद ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़, जो मौका मिलने की तलाश है, थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी ही एक बाहिम्मत लड़की इकरा जिलानी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने चीन के शहर में जो जारी है एशियन गेम्स, उसमें स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और उसके बाद उन्होंने तारीख रकम करते हुए उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि इंशाल्लाह शी इज़ गोइंग टू विन अ मेडल। और उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ, और वो बड़ी अरसे से ये सब कुछ कर भी नहीं है। तो इकरा जिलानी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद भी हैं। इकरा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी कौम की तरफ से हम सब की दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं कि आप ज़रूर एशिया कप में, वैसे तो हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी रही नहीं, लेकिन अभी आप जो करेंगी तो हमारी दुआ है कि आप अच्छा परफॉर्म करें और मेडल हमें ज़रूर दिलाएं। लेकिन उसके बावजूद भी हारे या जीते, हम तो क्रिकेट टीम को भी यही कहते हैं, लेकिन आपको भी यही कहेंगे कि आप, दुआएं भी आपके साथ हैं, प्यार भी आपके साथ है। कैसा फील हो रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी डिफरेंट फील हो रहा है, काफ़ी अपने आप से
एक अलग सी फीलिंग महसूस हो रही है। काफ़ी खुशी भी है कि पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ। तो ये बताइए कि जीतने के चांसेस कितनी आपकी उम्मीदें हैं? 100% श्योर हैं? नहीं, हर गेम में जीत हार जीत तो होती है। हमारा पहला इंटरनेशनल टूर है हमारे लिए। अगर हम जीतें या हारें, हमारे लिए ये टूर ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस हमारा इससे ज़्यादा हो जाएगा। हम ज़्यादा सीख कर वापस आएंगे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ये गेम कैसे खेली जाती है। अच्छा इकरा, ये बताइएगा तैयारियां कैसी हैं? जाहिर बात है क्लाइंबिंग बहुत एक टफ कंपटीशन होता है और माशाल्लाह 25 साल की आपकी यानी कि आप हैं, 25 इयर्स की आप हैं, तो चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे। तैयारियां किस तरह की, किस तरह आप कितनी पुरुमीद हैं, कितनी होपफुल हैं कि आप टफ टाइम दे पाएंगी, अपने जो गोल्स हैं उनको आप अचीव करेंगी? बिल्कुल, तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरा अपना बेस्ट दिया है कि हम अपना तैयारी करें अपनी। अब हमारी तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ट्रेनिंग कैंप पिछले 3 मंथ से लगा हुआ था। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के कोचेज़ और ट्रेनर्स हमें ट्रेन कर रहे थे। हमने तो कोशिश की कि हम अपना बेस्ट दें। इंशाल्लाह देखें अब क्या होता है। ओह इंशाल्लाह अच्छा होगा, अच्छे की उम्मीद रखिए, अच्छा होगा। और वैसे भी आप तमाम सोसाइटी बैरियर्स को तोड़कर आगे आई हैं और इस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी हैं, इट्सेल्फ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फैमिली कैसी है और फिर एशिया गेम्स की बाकी रंगीनियाँ कैसी हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम वैसे तो पाकिस्तान में ही हैं, इंशाल्लाह हम इसी वीक में ट्रैवल कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिशन के लिए चाइना। और देखें अभी जाके, क्योंकि पहला इंटरनेशनल टूर है तो एक्साइटमेंट भी है और काफ़ी डिफरेंट सा वहाँ पे ऑब्वियसली सब कुछ होगा, क्योंकि पहले तो कभी गए नहीं है तो इसलिए पता भी नहीं है कि कैसे सब कुछ होता है। लेकिन अपनी हमारी जो तैयारी है पूरी मुकम्मल है अब। अच्छा इकरा, ये बताइएगा ये शौक कहाँ से पैदा हुआ आपको क्लाइंबिंग का? ख़वातीन क्योंकि क्लाइंबिंग बहुत मुश्किल टास्क होता है और इसके लिए एडवेंचर होती है ये पूरी, तो किससे आप मोटिवेट हुई, किससे आप इंस्पायर हुई? ये सफ़र कहाँ से आपने शुरू किया और कितनी चोटियाँ अभी तक आप सर कर चुकी हैं? जब क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी उस टाइम तो एज सच किसी का भी नहीं पता था जिससे मैं इंस्पायर होती या जिसको देख के मैं मोटिवेट होती। लेकिन अब जो इस गेम में आगे बढ़ी हूँ, काफ़ी माउंटेनियर्स हैं जिनके साथ उठना बैठना है, जान पहचान हो गई है। इनमें से एक नाइला कियानी है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का एक वो है कि मैं उनको देख के इंस्पायर होती हूँ कि अगर वो कर सकें तो हम भी कर सकें। इसके अलावा मैंने अभी तक माउंटेनियरिंग स्टार्ट नहीं की है उस तरह से। मैंने छोटे मोटे ट्रैक्स किए हैं, लास्ट ईयर K2 बेस कैंप तक गए थे। मेरा मेन फोकस माउंटेनियरिंग पे नहीं है, मेरा क्लाइंबिंग के ऊपर ही है। नहीं, आपने माशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ किया, आप बड़े बड़े इंशाल्लाह K2 और माउंट एवरेस्ट को भी आप जो है ना सर करेंगी और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फैमिली, आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का, फिर गवर्नमेंट का किस तरह से बैकअप आपके साथ है? फैमिली का अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली का सपोर्ट ना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच सकती। मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरे हस्बैंड, इनका सपोर्ट है तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इसके अलावा गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जितना कर सकती है हमारे लिए कर रही है। फ्रेंड्स तो आपको पता है जिधर भी आप जो भी करें, जैसे भी करें, वो आपकी बैक पे होते हैं और वो आपको सपोर्ट तो करते हैं ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बात तो ठीक है। अच्छा इकरा, आगे ये पहले तो हमें भी समझा दे कि आप माउंटेन क्लाइंबिंग की तरफ नहीं, आप वॉल क्लाइंबिंग की तरफ हैं। कितनी हर्डल्स होती हैं इसमें और किस तरह से आप उसको क्रॉस करती हैं? फिर उसके बाद आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली है, कितने अरसे से आप कर रही हैं ये? मैं 2009 से वैसे तो वॉल क्लाइंबिंग कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं स्पीड क्लाइंबिंग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पहले एक प्राइवेट क्लब के साथ करी थी, लेकिन अब मैंने हमारी जो नेशनल फेडरेशन है अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, उनको ज्वाइन कर लिया है। इस एशियन गेम्स के लिए ट्रेनिंग उन्हीं से ली है, उन्हीं के कोचेस से ली है, उन्हीं के कैंप में मैं थी, उन्हीं के साथ दिन रात प्रैक्टिस कर रही थी, उन्हीं की जो एडवाइजेस थी उन पे चल रही थी। इसके अलावा हमारा जो कैंप था वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में लगा हुआ था, राइट, इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर भी आप करती नहीं हैं। दैट इज़ गुड। अच्छा, तो इकरा आगे फ्यूचर के क्या प्लान है? अगर आप विन कर जाती हैं और इंशाल्लाह करेंगी भी, बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए, इंशाल्लाह आप करेंगी भी, तो आप इसको इसी को परसू करेंगी?
बिल्कुल इसी को परसू करूँगी, जीतूँ या हारूँ। ज़्यादा मेरा ये है कि मैं सीख के वापस आ जाऊँगी, लेकिन इसके अलावा मैं चाहूँगी कि मैं वापस आके और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फीमेल्स के लिए इस गेम को बेहतर बनाऊँ। That is really इकरा, nice. हेड्स ऑफ टू यू। हमारी बहुत सी दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और वैसे ये बहुत अच्छा कि आपका पैशन और प्रोफेशन जो है, अगर आप सेम उस पर आ जाते हैं तो आपको मज़ा आता है। वो चीज़ फिर आपके लिए मेहनत के साथ साथ आपके लिए एक तफरी का भी बाइस बनती है। आप उसको एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया इकरा आपके वक्त का। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ खेल की बात कर लेते हैं। वैसे तो भारत ने खेल को खेल रहने नहीं दिया। पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह रंग में भंग भारत ने डाला है, एशिया कप से शुरू हो जाए, 15 साल के बाद मेज़बानी हमें मिली थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को हक़ मेज़बानी से महरूम किया गया। हमने बड़े दिल का मुजाहरा किया, इसको आप हमारी कमज़ोरी कहें, हमारी आला ज़रफ़ी कहें, कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ आए। न्यूट्रल वेन्यू की बात की, पाकिस्तान ने यूएई को सजेस्ट किया, लेकिन भारत ने कहा नहीं, श्रीलंका में होगा। उसके बाद वहाँ पे बारिशें हुई, जो कुछ हुआ। फिर वर्ल्ड कप आता है, वर्ल्ड कप के प्रोमो में जिस तरीके से पाकिस्तान को निगलेक्ट किया गया, लग ऐसे रहा था जैसे ये भारत की टीम का, इंडियन क्रिकेट टीम का कोई आईपीएल का प्रोमो सॉन्ग है, ये कोई वर्ल्ड कप का प्रोमो सॉन्ग नहीं है, क्योंकि उन्हीं की सारी कंपोजिंग है, उन्हीं के कैरेक्टर्स हैं। और पाकिस्तान का ना तो उन्होंने, फिर पूरी तमाम दुनिया की जितनी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको उतनी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फिर इंडिया है ना, उसकी ज़ारदारी आईसीसी में बहुत ज़्यादा। लेकिन उससे भी बड़ा अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इशू ये है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनको जानबूझ के जिच किया जा रहा है मेंटली। पहले एनओसी का इशू बनाकर फिर वीज़ास नहीं दिए जा रहे कि वो जब वहाँ पर पहुँचे रेस्टलेस हो, ना तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकें जो एक वार्म अप मैचेस होना है उसमें, और उसके बाद वो टेंशन जो है ना उसमें। अच्छा, कुछ दिन पहले जाते हैं ना आप वहाँ के एटमॉस्फेयर से, वहाँ की पिच से आप जेलिन होते हैं, आपका बॉडी उससे कुछ होता है, सिंक होने में टाइम लगता है, आप सिंक होते हैं। लेकिन जहां जहां भारत को डैमेज करने का पाकिस्तान को मौका मिला उसने किया। पाकिस्तान, हमारे पीसीबी को भी देखना चाहिए कि ठीक है सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमारी सेल्फ इंटेग्रिटी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी चीज़ का नाम होती है। हर जगह पे तो हम भारत के आगे बिल्कुल नहीं लेट सकते। खैर, इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, कहाँ हम भारत के इन चीज़ों को, इन रवैयों को बर्दाश्त करेंगे? एक लंबी फहरिस्त है, एशिया कप से शुरू हो, वर्ल्ड कप का प्रोमो, फिर उसके बाद वीज़ा इशू ना करना। सर, कब हम कहेंगे कि ये हमारी आला ज़रफ़ी है या हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? कहीं ना कहीं तो हमें स्टैंड लेना होगा भारत के इस रवैये पर। जब तक हमारा घर मजबूत नहीं होगा, यही हमें इसी तरह के मामला जो है फेस करने होंगे। 22 दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉकिज्म है, और पाकिस्तान क्रिकेट एडहॉक की बुनियादों पर गुज़िश्ता 8 महीने से चल रही है। पहले नजम सेठी थे, अब ज़का अशरफ है। तो वो फायदा भी दूसरे ममालिक उठाते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई परमानेंट क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं, क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी है। और फिर हमारे क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के लोग भी जो हैं वो भारत की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। जैसे रमीज राजा ने बात की थी, आपको याद होगा, जब न्यूजीलैंड की टीम दौरा अधूरा छोड़कर चली गई थी और फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, तो फौरन राजा का एक वीडियो इंटरव्यू सामने आ गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर आप चले गए, नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि न सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान आई। अब भारत हमें हमेशा से दबाने की कोशिश करता है, और इस मरतबा तो कुछ ज्यादा ही दबाया है। हमारा क्रिकेट बोर्ड कमजोर है। आप देखें, एशिया कप के मेजबान हम थे और किस तरीके से टर्म्स डिक्टेट किए। एक 34 साल नौजवान जय शाह ने, कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक, जिसे कहना चाहिए कि उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहा था, मेजबान था पाकिस्तान। और अब वीज़ों का मामला आया तो जय शाह के वालिद अमित शाह जो वजीर दाखिला हैं, उनके अंडर आते हैं ये सारे वीज़ों के इशू। तो पाकिस्तान को टॉर्चर दिया गया। लेकिन फिजा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ताखीर से वीज़े के लिए अप्लाई किया, 19 सितंबर को पाकिस्तान ने वीज़े के लिए अप्लाई किया, और वो कहते हैं कि 5 वर्किंग डेज जो है उनमें वीज़ा मिलता है। तो देर आया दुरुस्त आया। पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिखा, बजाय खत लिखने के पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मीडिया पर आकर
जबरदस्त किस्म के दबंग बयानात देने चाहिए थे कि अगर हमें वीजा नहीं मिला कल तक तो हम जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, क्योंकि हमारी बिल्कुल सही बात, क्योंकि स्ट्रेटजी यही बनानी चाहिए थी। क्योंकि जब आप खुद इस तरह का प्रोपेगेंडा एक बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया पर प्रेशर आएगा ना, बजाय कि खुद चुप मुंह पे बांध के जी हाँ, जैसे उनके पैसे देने हैं उधार, हमने अमेरिका के देना है, इंडिया का थोड़ी देना है, लेकिन पीसीबी वाले समझते हैं जैसे हमने उनसे पैसे उधार लिए हुए हैं। बस यही है ना मामला कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ना एक अग्रेसिव स्टैंस लेता तो मेरे ख्याल में ये नौबत ना आती है। अब आप देखें खिलाड़ी जहनी अजियत से दो चार है, पीर को जाना था, अब मंगल आज हो गया, कल बुध और जुमरात की दरमियानी शब रवाना होंगे वाया दुबई, और फिर जाते ही अगले दिन 28 तारीख को पाकिस्तान की प्रैक्टिस है हैदराबाद दक्कन में, और 29 तारीख को पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच है, वो भी स्टेडियम के दरवाजे बंद करके होगा क्योंकि वहां की पुलिस ने तमाशाइयों के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत जाहिर की है। तो ऐसी कंडीशंस में वर्ल्ड कप का आगाज होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से इन तमाम मामलात पर काबू पाकर पाकिस्तानी क्रिकेटर जहनी तौर पर तैयार होकर वर्ल्ड कप में हिस्सा। लेकिन मिर्जा साहब एक चीज सर समझ नहीं आती है कि हमारे बोर्ड का, पीसीबी का इतनी अपोलोजेटिक टोन क्यों होती है, इतना माजरत खाना लहजा और रवैया क्यों होता है। हम कोई ऐसी तो टीम है नहीं है जो इजीली निगलेक्ट हो सके। हम वर्ल्ड कप से बाहर हों, हम एशिया कप से बाहर हों तो पूरा इवेंट जो है वो फीका हो जाता है, बेमज़ा हो जाता है। तो उसके बावजूद क्या वजह है सर, इतनी हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में क्यों रहते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे बड़ा रुपया भैया, हजारों डॉलर्स पाकिस्तान को मिले एशिया कप में, मेजबानी थी पाकिस्तान की, हजारों बल्कि लाखों पाउंड मिलेंगे पाकिस्तान को जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं और अगर पाकिस्तान कुछ आंखें दिखाता है तो कहीं पैसों से महरूम ना हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क की इज्जत और मुल्क का वकार जो है वो पैसों से ज्यादा अहम है। पाकिस्तान को एक वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए था। वाज़ेह स्टैंड तो लेना चाहिए। मिर्ज़ा साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहते तो थे आपसे डिस्कस करें कि इंडिया ये जो ओछे हथकंडे कर रहा है, लेकिन हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब होगा उससे पहले हमारा जो है वो नीदरलैंड्स के साथ पहला मैच है 6 अक्टूबर को। हमारी टीम आपको इन फॉर्म नज़र आ रही है? आपको लगता है कि हमारे टीम कॉम्बिनेशंस जो हमारे सिलेक्शन कमेटी ने बनाई है वो एकदम अच्छी है और इंडिया जाके वो अच्छा परफॉर्म करेगी? एशिया कप वाला हाल नहीं होगा हमारा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे। देखिए फिजा, जो 2 मैचेस हम हारे हैं ना एशिया कप में, एक भारत के खिलाफ 228 रन के बड़े मार्जिन से जी, और एक श्रीलंका के खिलाफ आखिरी गेंद पर 2 विकेटों से, उन मैचेस से पाकिस्तान का मोरल डाउन हुआ है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बड़ी जबरदस्त जा रही थी और वो नंबर 1 टीम थी, अब तो नंबर 1 टीम भी नहीं रही ओडीआई रैंकिंग की, तो उससे फर्क तो पड़ा है। और फिर अब पाकिस्तान को नए सिरे से भारतीय कंडीशंस में जाकर खेलना होगा। तमाम खिलाड़ी पहली मर्तबा खेलेंगे, भारत का होस्टाइल क्राउड है, वो बड़ा अग्रेशन शो करता है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेटर्स की सलाहियतों का इम्तिहान होगा ये। और 6 को नीदरलैंड से, फिर 10 को हमारा मैच यही हैदराबाद दक्कन में श्रीलंका से। श्रीलंका ने आखिरी मैच में हमें 2 विकेटों से हराया था। और फिर 14 को अहमदाबाद में मैच है। पहले नजम सेठी साहब जब थे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, तो उन्होंने कहा था कि हमारा मैच अहमदाबाद से और शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या मसला ये है कि वहाँ अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, और मुझे पता चला है कि तकरीबन तमाम टिकट्स बिक चुके हैं। और जो होटल का कमरा जो 5,000 8,000 का था वो 40,000 50,000 भारतीय रुपए में चला गया। तो वहाँ एक प्रेशर होगा पाकिस्तानी टीम पर, क्योंकि मिर्जा साहब मैं यही सवाल करने वाला था आपसे सर, साइकोलॉजिकली हम कैसे अपने इस तमाम ट्रॉमा से हमारी टीम बाहर निकलेगी? एशिया कप में जिस तरह हम हारे हैं, फिर ये तमाम तर चीज़ें, वीज़ा में डिले होना, फिर वहाँ पे जाके मैच होना, भारत के अंदर फिर मैच है, इतना बड़ा क्राउड होगा, तो साइकोलॉजिकली हम कैसे अपने नफ्स पर ओवरकम करेंगे? उसके लिए हमें क्या हमारी टीम को करना होगा? देखिए, ये तो प्लानिंग टीम मैनेजमेंट ने की होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। यकीनन ये एक बड़ा पाकिस्तान के लिए, मैंने पहले भी कहा, चैलेंजिंग टास्क होगा कि अपने आप को एडजस्ट करना। लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और दुनिया में हर जगह खेलें, मुश्किल सूरत हाल में भी खेलें। आपको याद होगा कोविड में ये इंग्लैंड के दौरे पर गए थे 2020-21 में, तो वहाँ भी खेलें।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको चैलेंज तो है, लेकिन ये इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, इसमें सलाहियतें हैं। मुझे उम्मीद है पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी दुनिया की। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देयर इज सम डिस्टॉर्शन, लेकिन मिर्जा साहब आपको आवाज आ रही है? जी, आपको राइट, जी, मुझे आ थैंक रही यू है सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें एक बहुत अहम खबर की तरफ जाना है। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई ने अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ना करने का अदालत के सामने बयान दे दिया है। ज़राए के मुताबिक उन्होंने अदालत में कहा है कि वो अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहते, वो अटक जेल में एडजस्ट हो गए हैं। अपने वकला से कहेंगे दरख्वास्त वापस ले लें। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, ये कहना है चेयरमैन पीटीआई का। चेयरमैन पीटीआई ने अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ना करने का अदालत के सामने बयान दे दिया है। ज़राए के मुताबिक उन्होंने अदालत में कहा है कि वो अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहते, वो अटक जेल में एडजस्ट हो गए हैं। अपने वकला से कहेंगे कि दरख्वास्त वापस ले लें, वरना इससे पहले अदालत की जानिब से फैसला आने के बाद ये कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा अटक जेल से निकाल कर। लेकिन अब जो ज़राए से ये खबर सामने आई है कि चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा है अदालत के रूबरू कि मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, मैं अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, लिहाजा अपने वकला से कहूँगा कि दरख्वास्त वापस ले लें। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के सामने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, मैं इसी जेल में एडजस्ट हो गया हूँ। अपने वकला से कहूँगा कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के सामने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने वकला से कहूँगा कि जो दरख्वास्त है मेरी मुंतकली की, इसको वापस ले लिया जाए। तो ये है जनाब आज की अहम खबर। हमें इजाज़त दीजिए, आज के मॉर्निंग शो से आपसे मुलाकात होगी अब कल सुबह इंशाल्लाह। आई वाज गोइंग टू से यस्टरडे, टुमारो विल मीट यू। अल्लाह हाफिज़।